Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are here doing the second session of my new series, which is called as Polity Today. तो इस पॉलिटी टुडे सेशंस में हम लोग एडिटोरियल्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स कर रहे हैं, कोई नया न्यूज आए, कोई इवेंट आए, कोई न्यूज एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, नेम इट, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अब क्या होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने पैटर्न चेंज हो गया। नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग वेरी होलिस्टिक पैटर्न ऑफ एग्जाम, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मालूम होने चाहिए, आपको यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग about the so-called functional dynamics or the working dynamics of the subject. अब वो दिन चले गए, तुमने बुक में से रट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो, दे वोंट गिव यू मार्क्स फॉर दैट। इनफैक्ट वो क्वेश्चन ही आने बंद हो गए। सो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने ये नहीं नोटिस किया कि विच इज द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक कंट्री। ये पूछा गया व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये नहीं बोला गया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेन। ये पूछा गया व्हाट इज रिपब्लिक। So we have to understand this in variety of ways. So the best way of understanding this is that you get structured understanding. खुद से करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सो नेवर माइंड, आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू आउट। सो वी विल डू दिस इन दिस न्यू सीरीज, ब्रांड न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड पॉलिटी टुडे। और इस पॉलिटी टुडे में मैं सारे के सारे ऐसे न्यूज एनालिसिस करूंगा जो द हिंदू में आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेट्रा। तो इसमें मैं किसी तरह का सो कॉल्ड फेवरेटिज्म नहीं करना चाहता और वैसा होता ही नहीं है। सो ये एक्चुअली एक और आंसर है फॉर एवरीवन एल्स जो कि ढूंढने की कोशिश करता है कि सर एडिटोरियल आए तो हिंदू में से पढ़े कि इंडियन एक्सप्रेस में से पढ़े। बाबा कहीं से भी पढ़ो, पॉइंट यहाँ पर है कि वो समझ में आना चाहिए। पॉइंट यहाँ के वहां से एक्सट्रैक्शन सब कुछ समझ में आना चाहिए। और ये एक अजीब सा जो इत्तेफाक हमने देखा है, दैट पीपल टेंड टू फोकस ऑन हाउ मेनी एडिटोरियल्स, हाउ मेनी करंट अफेयर्स। अरे बाबा, अगर समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट which is of very huge importance, then 2 साल पहले का भी करंट अफेयर is a very important current affair. So the point here is not to memorize it on the basis of quantity but on the basis of quality, not to memorize it only on the basis of facts but also on understanding of dynamics. So अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा in this series. So this is me, Dr. Siddharth Arora. वैसे तो मुझे सब लोग, तुम में से ज्यादा लोग जानते होंगे, बट अन अकेडमी की दुनिया में मुझे सेट लाइव, मेरे कोड SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। जब भी तुम अन अकेडमी पे कोई भी प्लस क्लास ज्वाइन करो, आइकॉनिक क्लास ज्वाइन करो, कॉम्बैट कोर्सेज में, क्विज में, प्लीज यूज द कोड सेट लाइव SIDLIVE। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा होगा दैट यू विल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट, एंड द सेकंड कि तुम टीम सेट लाइव का पार्ट बन जाओगे, विच इज बाय फार द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी एंड इट हैज परफॉर्म्ड ह्यूजली वेल in the past few years, and I'm sure that Team Set Live will outshine the competition again. So I'll try and help you out in that way possible. तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो कोई क्रिटिसिज्म आया किसी ऑथर ने, किसी कमेंट ने, कोई फॉरेन एक्सपर्ट होगा, चाहे वो इंडियन या फिर आउट ऑफ इंडिया, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, डिप्लोमेटिक इवेंट का क्रिटिसिज्म, कोई न्यूज जो मुझे लगेगा माय विजडम, मेरा एग्जाम तुम्हारा लेकिन कोर्स तो मेरा है, ऑलराइट। सो मेरी सीरीज चल रही है, मुझे ऐसा लगेगा यार ये न्यूज काम की है, नेवर माइंड, वी विल कम एंड एड्रेस दिस। कोई इवेंट्स, एनालिसिस, एडिटोरियल्स, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मैं इस सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। तो हमने एक सेशन 1 कर लिया है ऑलरेडी। फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस, प्लीज वॉच। उसमें मैंने इंडिया चाइना और डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट we have done this again in a huge detail. तो तुमने इतना डिटेल में शायद ही कोई टॉपिक देखा होगा, but I've quoted it from several places. Make sure that you watch that part. So ये important part है। So we are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India. और ये largest online learning platform in India क्यों expand होता जा रहा है, क्यों बड़ा होता जा रहा है, इसका रीजन ये है, that is because there are many positive factors of this one platform. You will get the best of the best educators from all over India under one platform, and this is a huge opportunity for you to take advantage. और वही मैं बोलता था कई सालों से, और यही हम लोग को रिजल्ट नोटिस हुआ। तो we have several rankers in the recent UPSC Civil Service examination, okay, and more than 170 plus Unacademy educators have cracked it. तो अभी भी देर नहीं हुई है, ओके। अननेसेसरी घर पे बैठ के क्रिटिसाइज मत करते रहो, ये मत ढूंढते रहो कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट इट? सो देयर आर मेनी UPSC CSE कॉम्बैट
opportunities for you, 50 questions in 60 minutes. 17th October 2021 को 11 AM पर ज्वाइन करो. यूज माई कोड सेट लाइव. ये तुम्हारा एंट्री कोड है. इट इज अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 crore rupees एंड दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तो पैसे बचाओ. ऑल्सो यू गेट द रियलिस्टिक चांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि तुम वेयर डू यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन. So Khan Academy has brought for you what is called as one subscription to crack it all. This was 25% plus 10%, that is 35% using the referral code. तुम्हें जैसे तुमने ऑप्शनल के साथ या आइकॉनिक के साथ यूज किया, तुम एक बार प्राइसेस कंपेयर करो यार. Old price is 77,000 rupees has become 57,000, 112,000 become 82,000. Similarly, 102,000 becomes 78, 155,000 becomes 120. एक ही काम करना है तुम्हें मेरा कोड यूज करना है, SETLIVE SIDLIVE एंड टेक योर डिसीजंस वेरी फास्ट. अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो आ रहा है. 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है. 80 टेस्ट एवरी ईयर वर्थ 45,000 तुम्हें फ्री मिल रहा है विद 1 year एंड अबव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. लोग मैंने दिल्ली में देखा था जो ऑफलाइन वर्ल्ड में सो कॉल्ड एक टेस्ट पेपर को ढूंढते हुए बेचारे कभी इस फोटो स्टार्ट कभी उस फोटोकॉपी की मशीन के वहां पर खड़े हुए. तुम्हें प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. What are you waiting for? The offer will end on 20th of October. Similarly, festive combo 10% off with optional and 10% मेरा referral code use करते हुए तुम्हें additional मिलेगा. All you have to use the code SETLIVE till 20th October 2021. So don't let this go of this opportunity. चाहे वो plus classes हो, चाहे iconic classes हो, or you will get a huge discount. Look at this: 72,000 becomes 64,800, 90,000 becomes 81,000, 115,000 becomes 104. 153 becomes 138. सिर्फ एक कोड SETLIVE, वो चाहे यहाँ यूज करो चाहे यहाँ यूज करो. प्लस क्लासेस, आइकॉनिक क्लासेस, सेवरल न्यू बैच कोर्सेज आर गेटिंग लॉन्च. डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. तुम अन अकेडमी के ऐप पर आओगे, मेरा प्रोफाइल खोलो, तुम्हें कोर्सेज दिखाई देंगे बहुत सारे. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी के तुम्हें दिखाई देगा, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस के, कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस. ऑल्सो मैं तुम्हारे लिए comprehensive PSI और optional and intense multiple choice question and answer writing लेकर आया. एक कोड तुम्हारी जिंदगी के कितने सारे सवालों का अंत कर देगा कि भैया अब कोई टेंशन नहीं है. राइट, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, PSIR all under one roof, सिर्फ one code SETLIVE. You're a wise gang of students, take a wise decision but take it now. तो भाई आज हम ये जो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और हमने लॉन्च तो ऐसे पहले भी कर लिया, लेकिन ये जो पॉलिटी टुडे का आपको फायदा क्या है? भाई सर हम क्यों आपके साथ 1-2 घंटा बैठे? हम तो एडिटोरियल ऐसे पढ़ते हैं ना सर, इतनी स्पीड में तो शताब्दी नहीं जाती. कैसे? अरे बस सर, हमने देखा हेडिंग, हमने देखा उसका एक कोई कभी टैगलाइन होती है, पढ़ के खत्म. ऐसा फायदा नहीं होता माय फ्रेंड, इससे कोई फायदा नहीं होता. बहुत सारे लोगों के लिए तो एडिटोरियल्स खोलना भी अपने आप में एक बड़ा मेजर चैलेंज हो जाता है. तो इस कोर्स का ये फायदा होगा इस सीरीज में कि यू विल बी एबल टू डीमिस्टिफाई एडिटोरियल. ये जो हुआ बैठा हुआ है ना कि भैया जाने एडिटोरियल के अंदर क्या क्या लिखा होता है, चिंता नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ. मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करूंगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. प्लस क्लास में जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा, और बाद में तुम इसी को इसके साथ कनेक्ट कर लेना. तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द एडवांस टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR. तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर जो तुम्हारे पास 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होगी ना, वो तुम मुझे याद रखोगे. ऑल्सो क्योंकि मैं तुम्हें एक ही टॉपिक को काफी देर तक पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे ना ये तुम्हारे अंदर समा जाएगा. तो जैसे जो मेरे एस्पिरेंट्स होते, फ्रेंड्स होते, सॉरी, द अर्लियर डेज ऑफ द क्लास, सो द अर्लियर डेज ऑफ द क्लास, उनको है ना ऐसा लगता है सर ऐसे करो, टॉपिक बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद कर लेंगे और काम हो जाएगा. उसका फायदा नहीं होता. बट बाय द एंड ऑफ द सेशन यार उनको कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं, उनमें इंटरनलाइज हो जाता है. उनको रात को 3 बजे फोन करो ना तो उनको समझ में आ जाएगा, अरे सर हमें कॉन्सेप्ट के साथ आंसर मालूम है. तब वो परफॉर्मेंस होती है जो मैंने इस टाइम प्रूव की. तो प्रैक्टिकली एवरी क्वेश्चन, मुझे हजारों ऐसे मैसेजेस आए कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया, हमने प्लस क्लास में एक बार नहीं यार, तुक्का वक्का नहीं मार रहे हम, गेस वर्क, ऑलमोस्ट बाय अ कमिटेड प्योर कॉन्फिडेंस मैंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले हाई प्रोबेबिलिटी क्रैश कोर्स में निकाला था, ये टॉपिक्स करके जाओ. एंड मुझसे मत पूछो यार, तो ये पूछो उन एस्पिरेंट से जो मुझसे पढ़े हुए,
तुम्हें खुद को ही जवाब मिल जाएगा। अब तुम्हें या तो सवाल पूछते रहना या अपनी जिंदगी भला करनी है, वो तुम्हारा चॉइस है। यू विल बी एबल टू मेक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस इन आंसर राइटिंग एज वेल एज इन द इंटरव्यू, और कुछ एस्पेक्ट्स को तुम डायरेक्टली अपने आंसर में यूज कर सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो इस टाइम पर एक्चुअली, वैसे तो हर एक की जिंदगी में होता है, पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता कि वो टाइम बचा ले। बिल्कुल सही बात है। तो वो टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है दैट मैं तुम्हें ये सारे एडिटोरियल्स एनालिसिस करके देता हूं, तुम प्लस क्लासेस ज्वाइन कर लो। जैसे ही तुम्हें स्टैटिक पार्ट समझ में आएगा, इसके साथ कनेक्ट कर लो एंड यू आर ऑन द वे टू ग्लोरी। सॉरी। सो लेट अस स्टार्ट सेशन 2। मैं बता चुका हूं तुमको, सेशन 1 हमने कर लिया है। सो दोज ऑफ यू मिस्ड इट, कृपा करके मेक श्योर दैट यू वॉच दैट पार्ट ऑल्सो। सो सेशन 2, गेट रेडी एंड वी विल बी एबल टू डू इट इन फॉर मोर डिटेल। तो क्या पढ़ेंगे सर? अरे मैं पढ़ाई को टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्या? ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। क्या डिस्क्लेमर देना? डिस्क्लेमर मैंने ये देना है माय फ्रेंड्स कि ये जितने भी क्रिटिसिज्म्स आते हैं, जितने भी एनालिसिस आते हैं, जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं, ये किसी ना किसी ऑथर के, किसी ना किसी सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट के, या किसी पॉलिटिशियन के, या किसी डिप्लोमैट के, या किसी फॉरेन एम्बेसडर के, किसी ना किसी के अपने सब्जेक्टिव व्यूज होते हैं। तो भाई सब्जेक्टिव व्यूज होंगे तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, किसी के प्रो होगा, किसी के अगेंस्ट होगा। अपने को क्या करने का है बाबा? अपने को नहीं करने का कुछ भी। वी आर ओनली हेयर टू स्टडी। हम उससे वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो हमें अपने सब्जेक्ट में, हमारे एग्जाम में काम आता है। हम लोग को थोड़ा ये सब टेंशन है कि कौन किससे लड़ रहा है। हम तो भोले भाले लॉयर्स है, हमें क्या करना है? हम भोले भाले एस्पिरेंट्स है, हमको इस सारे टेंशन में कुछ भी नहीं लेना। सो द डिस्क्लेमर हियर इज कि इसमें कोई भी अगर पॉलिटिकल मसाला तुमको दिखाई दे रहा है या तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो कृपा करके उसको इग्नोर कीजिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द ऑथर्स फाइनल कॉल इज, या व्हाट इज हिज स्टैंड, or is he pro government, anti government. That is not our entire aspect. We are only here to extract knowledge और अपनी एग्जाम में यूज करेंगे, और फिर हम एग्जाम क्लियर करेंगे, और फिर ये है एडिटोरियल, और ये है नॉलेज, और ये हम पावरी कर रहे। व्हाट? यस। सो लेट अस गो ऑन दिस पार्ट। तो ये मैंने एक वेबसाइट, ऑब्वियसली तुम्हें मालूम ही है, तो ये उसका लिंक है scroll.in, तो आर्टिकल है और ये इसका लिंक है। तो ये क्रेडिट गोज टू स्क्रोल एंड मिस्टर उमंग पोद्दार का ये आर्टिकल, जो मुझे लगा कि इज एन एक्चुअली अ गुड टेक, जिसके बेसिस पे हम राइट्स और ड्यूटीज पढ़ सकते हैं। अब इससे हम 2-3 चीजें पढ़ सकते हैं। एक राइट्स और ड्यूटीज है, और फिर थोड़े टाइम के बाद तुम रिलेट करोगे कि इससे एक और टॉपिक मिल जाएगा, एंड दैट इज ऑफ गांधीयन फिलोसफी। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर डिटेल एंड वी विल अंडरस्टैंड what is Mr. Umang Poddar saying. Let us first look at the heading. It says why Modi's idea of linking rights to duties goes against the constitution. ये तो इसका टाइटल हो गया, और सब टाइटल इज लिंकिंग राइट्स विद ड्यूटीज is a popular line of thought in Indian politics, but it has little backing from the law. वेरी गुड। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स फॉलो। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि यार इतना डिटेल में लिखा क्या है, इतना बड़ा आर्टिकल आया, तो पहले लेट अस सी व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। सो यहां पे लिखा है, ओके, एक एक लाइन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। ऑन ट्यूसडे मोदी इंटरलिंक्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। ये आर्टिकल का पार्ट है, and I quote, Mr. Modi, human rights should not be only about rights, but also duties, said the Prime Minister, and I quote again, the two should be discussed together, not separately. Other than awareness of their rights, each individual must abide by their duties. He added,
that individuals are at the center of human rights around the world, which he said is legitimate since individual makes up societies and nations. However, referring to ancient Indian texts such as the Shastras, he said that the country's heritage lays emphasis on a person's duty towards others. This is not the first time Modi has conflated rights and duties. In 2020, while addressing a group of students, he said that duties form the basis of rights, and if, and I quote Mr. Modi again, we uphold our duties with utmost honesty, there is no need for demanding anything else because the rights will be enshrined within. In 2019, Mr. Modi had also spoken of the need for, and I quote, paradigm shift from the focus on fundamental rights to citizens' duties. In the same year, quoting Mohandas Gandhi, he wrote in the New York Times, and I quote again, the true source of rights is duty. If we all discharge our duties, rights will not be far to seek. Unquote. क्या हो गया ना? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने इस बात को आज ही नहीं बोला है, काफी बार ये रेफरेंस हो चुका है। रेफरेंस ये हो चुका है कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। ओके, या तुम सारा टाइम राइट्स 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 चिल्लाओ मत, डू योर ड्यूटीज, ऑटोमेटिकली तुम्हें तुम्हारे राइट्स मिल जाएंगे। जिन लोगों ने मुझसे PSIR पढ़ा हुआ है, ओके, सिंस आई टेक PSIR ऑप्शनल, तो ये आपको एग्जैक्टली गांधीयन थॉट में आ जाएगा। ओके, सो इन फैक्ट व्हाट मोदी जी इज सेइंग इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी सो टू से अनहर्ड ऑफ। ये बात बार बार उठ भी रही है। ओके, और ये बात कितनी तरह तक उठनी चाहिए? डज इट हैव लीगल सैंक्टिटी? डज इट हैव सम काइंड ऑफ प्रीसिडेंस इन हिस्ट्री? या फिर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये डी नोवो डिस्कवर हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि मोदी जी ऐसे ही बोल रहे होंगे। ऑब्वियसली ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी वेरी वाइज मैन। आई एम श्योर ही मस्ट हैव थॉट। सो मिस्टर उमंग पोद्दार यहाँ पर मेक्स अ आर्ग्यूमेंट कि यार जो भी है, ये एक पॉपुलर लाइन ऑफ थॉट जरूर है कि भैया जहां पर राइट्स है वहां पर ड्यूटीज होनी चाहिए, जहां ड्यूटीज होनी चाहिए तभी राइट्स का कोई मतलब होता है, बट इट हैज अ लिटिल बैकिंग फ्रॉम द लॉ। तो मेरे पास यहाँ पर 2-3 होमवर्क हो गए। होमवर्क ये हो गए कि मैं राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड है ये देखना है मैंने। नंबर 2, मुझे ये देखना है कि इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, इसकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली विद फोकस ऑन मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी इस विषय में क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वी विल हैव टू वरी मच अबाउट दैट पार्ट। ऑल्सो वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत कुछ काम है यार। एक छोटा सर, हाँ, मतलब कमाल हो गया। मतलब हम आम तौर पे लोग इस आर्टिकल को इसे ऊपर ऊपर से देखते हैं और बोलते भगवान जाने ये लाइन ना हमने सुनी सुनी से लग रही है, ठीक ही बोल रहे होंगे या फिर गलत ही बोल रहे होंगे। दो में से एक ही हो सकता है मोदी जी के बारे में। कुछ आधे लोग बोले होंगे यार ये बिल्कुल ठीक है बोल रहे हैं, दूसरा बोलेंगे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और फिर दूसरे ने देखा होगा यार हाँ कुछ कुछ ऐसा था तो सही, कई कई राइट्स है, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है, ये इतना समझ में सबको आ गया होगा। और फिर ये तो किसी ने आगे इतना रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की होगी। लेकिन तुम तो टॉपर्स हो, कि तुम तो ठहरे टॉपर्स जी, तो तुम्हें तो मुझसे पढ़ना पड़ेगा। तो यू विल नाउ हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, वेरी डिफरेंट लाइट। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड राइट्स। ये कैसी बात है सर? तो राइट्स जो होते हैं ना माय फ्रेंड, तो मुझे मुझे मैं ऐसे कभी कभी मैं ऐसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि इंडिविजुअल्स, ओके, तो ये एक इंडिविजुअल है, प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, ये एक और 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 इंडिविजुअल है,
बस यार, कितने इंडिविजुअल, सुनो तो सही। मुझे क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे गिव यू राइट्स एज अ मैटर ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, ये मेरा हक है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन कि भैया हम पैदा हुए, हमारे राइट्स है। सारी गलत फहमियों का जो ओरिजिन है वो यहां से ही है कि हमारे पास बीइंग एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, हमारे पास कुछ राइट्स है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ओके, तो गड़बड़ ना होती। क्योंकि ये इंडिविजुअल जब पैदा हुआ, ये इंडिविजुअल जब पैदा हुआ, ये हुआ, they don't owe anything to anyone in a way. Why? Because उस टाइम पर था, अगर मैं थोड़ा सा हॉबेशियन कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो देर वॉज अ स्टेट ऑफ नेचर, ओके, जंगल लॉ था। यहां पर रूथलेस लाइफ थी, इंटेंस कंपटीशन था, वायलेंस थी। अगर मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, तो मैं हॉबेशियन कॉन्सेप्ट में भी मान के चलो, तो हम लोग जंगल वर्ल्ड में थे। तो इसके पास जो फूड होगा, अगर वो इसके पास फूड है और इसके पास नहीं है, तो ये पेरिश कर जाएगा। तो ये भैया क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, या तो इसको मार देगा या चोरी कर देगा। ये तो गलत बात है ना। इससे तो वन जो है, जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत करी, हंटर था, गैदरर था, उसके बेचारे के राइट्स मारे जाए। सारा सवाल ही यही था माय फ्रेंड। मेरा कहना ही ये मतलब था। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल के पास राइट्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया। मैं तुम्हें थोड़ा ना राइट दूंगा, मैं तो सिर्फ सर्वाइव करूंगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। दिस इज माई स्कूल ऑफ थॉट, दिस इज द होबेशियन स्कूल ऑफ थॉट। मैं भोला भाला हूं भाई, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोलता, मैं तो हॉब्स को कोट कर रहा हूं। सो कौन मेरे को राइट देता है? मेरे हिसाब से राइट का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ द मोमेंट वी वेंट टू द सोसाइटी, सोसाइटी दैट इज अ सिविल सोसाइटी, एंड देन फाइनली वी वेंट टू द स्टेट। तो स्टेट मुझे राइट देगा? राइट नहीं देगा। स्टेट विल ensure that the societal standards for maintaining right will be protected. In other words, law, order, constitution, everything is working towards ensuring that the rights which the society has originated are protected. मतलब स्टेट मुझे राइट्स नहीं देता, इट प्रोटेक्ट्स द सिस्टम ऑफ द सो कॉल्ड राइट्स विच आर फंक्शनिंग विद इन द सोसाइटी। अब यहां पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी। सो ड्यूटी कैसे? नाउ दिस बिकम्स एन एडवांस फॉर्म कि एक आर माय राइट्स एंड ड्यूटीज सो लिंक्ड विद वन अनदर कि अगर सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके अपने अपने राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। क्या सोचने वाली बात है, देख लो। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स गांधी जी के हुआ करते थे कि यार सब लोग अपने अपने ड्यूटीज पूरी तरह से कर ले, सब अपने अपने सारे के सारे कर्तव्य पूरे कर ले, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यार सोचना, व्हाट अ डिवाइन थॉट यार, एक बार सोचने वाली बात है। सो लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द कॉन्टेक्स्ट हियर। सो in 1925, okay, the Gandhi ji ke khud ke words, and this is a very nice way of understanding, okay, and the words were that, and I quote Gandhi ji, the true source of rights is duty. If we all discharge our duties, rights will not be far to seek. हाँ यार, ये भी एक थॉट है कि एक्चुअली अगर मैं अपनी ड्यूटी करूं, मैं एक दूसरे को तरफ ड्यूटीज अदा कर दूं जो मेरी सोसाइटी की तरफ है, आई डिस्चार्ज दोज ड्यूटीज। और ऐसा मैं अकेले ना करूं, तुम भी करो, तुम्हारे साथ वाला भी करे, सब इंडिविजुअल्स करे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रियल राइट्स जो है वो यही है। सो द रियल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पीएसआईआर का कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाकर पहले तुमको गांधी जी के ये थॉट प्रोसेस को क्लियर करा देता हूं। सो ये इस आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो ये मत सोच लेना कि सब कुछ इसी आर्टिकल का पार्ट है। तो जहां पर जो रिक्वायरमेंट, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी तो बताऊंगा। सो हिंद स्वराज जो कि गांधी जी में अपने थॉट प्रोसेस शेयर करते थे, आर सो कंडेंस विद मीनिंग
that they might be called as Gandhi Sutras. अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। यस, तो गांधी जी वॉज अ वेरी, सी हम लोगों ने, मैं पीएसआर पढ़ाते टाइम भी यही बात बोलता हूँ कि गांधी जी को हम लोग समझ नहीं सकते until unless we read a bit too much about his thought process. अगर हम इनको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से सोचेंगे, सो आई विल नॉट बी अंडरस्टैंड। जैसे हम सत्याग्रह या अहिंसा, ओके, दीज आर नॉट वर्ड्स जिनको आप, पहली बात तो इन वर्ड्स को, अहिंसा को आप नॉन वायलेंस बोलते ये कुछ और ही वर्ड बन जाता है। सो समटाइम्स जिसे बोलते हैं ना, इट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। आप उनको, गांधी जी को सत्याग्रह इन द टर्म्स ऑफ सत्याग्रह समझने की कोशिश करो। जैसे आप इसको इंग्लिश में बोलते हो, इट गोज डाउन, वैसे ही जब हम मॉरल एंड पॉलिटिकल एंगल ऑफ गांधी जी समझने की कोशिश करते हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस ओनली व्हेन वी रीड कमेंट्रीज। सो उनमें से एक कमेंट्री इज बाय मिस्टर राघवन अय्यर एंड ही सेज, एंड आई कोट, एंड बहुत ही अच्छी तरह से लाइन है, एंड प्लीज पे अटेंशन, ओके, इसको ऑब्जर्व करो। यू, इफ इंडियंस कैन अंडरस्टैंड 1% ऑफ गांधी जी, आई थिंक वी आर ऑन द वे टू बिकमिंग अ ग्रेट नेशन। Gandhi equated freedom with self-rule because he wished to build into the concept of freedom the notion of obligation to others as well as to oneself, while retaining the element of voluntariness that is the very basis of freedom. The notion of self-rule implies the voluntary internalization of our obligation to others, which will be obstructed by our placing ourselves at the mercy of our selfish desires. So in this book, The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi, Raghavan Iyer Saab says a very beautiful thought. थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो, and let me take you to my understanding and my way of explaining things, and which obviously should be making things far easy. So पहली बात, मुझे ये जो important problem है, जो मुझे समझने की बात है कि सर लॉ क्या होता है। ना ना ना, ये क्वेश्चन ही बेकार है। रुको, लॉ क्यों होता है? वाई इज लॉ देयर? ये भी सोचने वाली बात है कि लॉ ना होता तो क्या होता। ओके, तो बोलते ना, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो मान के चलो कि लॉ ना होता तो क्या होता, तो सर फिर हम करते मत्स्य न्याय, फिर हम करते जंगल राज, वेरी गुड। फिर हमारे पास होता हॉबेसियन वर्ड में स्टेट ऑफ नेचर, और स्टेट ऑफ नेचर वॉज द सो कॉल्ड वायलेंट, रूथलेस एंड शॉर्ट लिव्ड, वेरी गुड। तुम्हारे जान कभी भी उड़ जाएगी, ऐसा गेम ओवर। क्यों? क्योंकि तुम कंपटीशन में हो, सीवियर वायलेंट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, तुमको कोई ना कोई पक्का मार देगा। बिल्कुल सही बात है। तुम एक केवमैन को मिलने जाते हैं, ओके, केवमैन समझते हो ना, हाँ, जो गुफाओं में रहते थे, ऑलराइट। तो उस टाइम स्टेट ऑफ नेचर में मैं उसको मिलने गया, ओके, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा केवमैन तू घबराए घबराए घूम रहा है, क्या हो गया? तो बोला कि घबराहट तो होगी, मेरे को घबराहट इसलिए हो रही है बिकॉज माई सर्वाइवल इज in very major doubt. The survival of my loved ones, my family is in doubt. Survival or the protection of my resources, my house, my food, everything is in doubt. तो मैंने कहा यार तू है ना, मन मत खराब कर, ये सारा टाइम लड़ाई झगड़े पे मत कर, तू ऐसे कर, तू पोएट्री लिख। व्हाट? तो उसने मेरा मुंह देखा, बोला यार ये वकील ना बिल्कुल बेशरम टाइप बातें करता है, कुछ भी बोलता है, पोएट्री करेगा। मेरे को सर्वाइवल की बात है। मैंने कहा अच्छा देखो, पोएट्री ने, तू पेंटिंग कर, तू स्कल्पटिंग कर, ओके, तू कुछ तो क्रिएटिव वर्क कर, अपना ध्यान यहां लगा। तो वो मुझे बोला वकील साहब आप ठीक मोड में नहीं लग रहे हो, मेरे को मेरे सर्वाइवल की जान की आफत है, आप मेरे को बोल रहे हो पोएट्री कर, पेंटिंग कर, स्कल्पटिंग कर, गो क्रिएटिव हो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बचने का टेंशन नहीं है मेरे को, यहाँ पर देयर इज स्टेट ऑफ नेचर, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मेरे राइट्स कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, कोई ड्यूटीज एनफोर्स करने वाला नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल में हूं। मैंने कहा ओ ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। सो हॉबेशियन कॉन्सेप्ट के अनुसार ही वी स्टिल लुकिंग एट द हॉबेशियन कॉन्सेप्ट।
हॉबेशियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा ही थॉट प्रोसेस जैसे केवमैन के इंडिविजुअल्स में आया, दे डिसाइडेड कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेट अस गिव अनदर पर्सन, अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम बाद में गवर्नमेंट नाम देंगे, द अथॉरिटी, कि वो हमारे बीच में ये जो राइट्स है या जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है उसको एनफोर्स करे। इन अदर वर्ड्स वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो इन्होंने बोला यार ये लड़ाने में कोई आनंद नहीं है यार, दोनों की जान खतरे में। सो लेट अस गिव दिस पावर टू सम अथॉरिटी, एंड वहां से बन जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्टेट और द गवर्नमेंट, जो मर्जी नाम देना है दो। एंड दैट इज हाउ द लॉ, ऑर्डर, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल, ये सब केम इनटू द पिक्चर। तो अब आ गया लॉ, ओके, अब आ गया गवर्नमेंट, आ गया गवर्नमेंट मशीनरी, और वो अब तुम्हारे राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बेचारे ने सांस ली, चैन की सांस ली। क्या मतलब? अब इसके चेहरे पे स्माइल आ गई। बोला ओहो, लगता है मेरे राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मेरा सर्वाइवल पे हमेशा सवाल निशान नहीं आएगा, मेरी फैमिली को कोई ना कोई बचा के रखेगा, रिसोर्सेज बचा के रखेगा, और फिर अब मैं हायर परस्यूट्स कर सकता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर। सो हायर परस्यूट्स करेंगे, हम करेंगे पोएट्री, हम करेंगे स्कल्पटिंग, हम करेंगे शायरी। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर लॉ नहीं होता तो ताजमहल ना बनता, लॉ ना होता तो गालिब साहब शायरी ना लिख पाते। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में किसके पास फुर्सत थी? सो लॉ, राइट्स, ड्यूटीज आर somehow related to one another. अब गांधी जी टेक्स दिस अ स्टेप अहेड। नाउ गांधी जी, फिर गांधी जी, नाउ गांधी जी टेक्स इट अ वेरी स्टेप अहेड। गांधी जी रिलेट्स दिस टू द एलिमेंट ऑफ स्वराज। ये स्वराज क्या हुआ? तो गांधीयन स्वराज कॉन्सेप्ट अलग अलग लेवल पे था। तो व्हेन आई से स्वराज, द स्वराज कॉन्सेप्ट दैट इज अ सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट। सेल्फ रूल को केवल आप सो कॉल्ड कंट्री कंट्री की तरह मत सोचो यार, इतना छोटी छोटी बातें मत करो। सेल्फ रूल ऑब्वियसली वॉज अबाउट एलियनेशन, द फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल, ये ब्रिटिशर्स वापस जाओ एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन गांधी जी इतनी लिमिटेड बात नहीं करते थे। गांधी जी हैड अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, एंड प्लीज ऑब्जर्व दिस। ओके, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझते जाओ, एंड लेट अस जस्ट come and follow this part. So I'll take you to Gandhian concept, and Gandhian concept was that in defining a nation, Gandhiji advances the real meaning of Swaraj as a mental condition and an external condition. दो चीजें. So there were two concepts. So Swaraj में there were two concepts. One was the external world. हाँ यार, self rule. Oh, अंग्रेजों भारत छोड़ो. Okay. दूसरा was the inner liberation from what is most dangerous to a human being. Most dangerous to human being मेरे अंदर ही है. That is greed. That is power. That is tendency to snatch, the tendency to encroach upon the liberties and the rights of others. So ये जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, गांधी जी ऑब्जर्व, जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड। सो जैसे जैसे मॉडर्निटी, द सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम्स आ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ बढ़ रही है, वी वांट मोर एंड मोर रिसोर्सेस। मोर एंड मोर का कोई अंत तो होता नहीं। सो गांधी जी सेड इस प्रॉब्लम से स्वराज ही निकाल सकता है। दैट इज व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ टू दैट एक्सटेंट दैट वी लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज सो कॉल्ड इनर एक्सपेंशनिस्ट पावर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड टुवर्ड्स अ नेशनल एनिमी, द ब्रिटिश। Here गांधी जी अगेन यूटिलाइजेस अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट। ही सेज कि जरूरी नहीं है कि द रिमूवल ऑफ ब्रिटिशर्स विल लीड टू द सो कॉल्ड सिचुएशन जिसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड गांधी जी सेज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, ओके, एंड ही सेड दैट इंडिपेंडेंस जो है, जो वर्ड इंडिपेंडेंट इंडिया है, इट शुड बी मोर देन मियर रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। समझने की कोशिश करो। इसे इंडिपेंडेंट इंडिया तब होगा, ओके, जब हम स्वराज में आएंगे। तुम्हें लग रहा है सर स्वराज का मतलब तो ब्रिटिशर से बाहर निकालो सर, ये नफरत के लायक लोग हैं। द आइडिया हियर इज दैट यहां पर कैपेसिटी टू सेल्फ रूल डेवलप करना जरूरी है।
कैपेसिटी टू सेल्फ रूल एक मेंटल कंडीशन है इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल कंडीशन। तो अंग्रेज बाहर चले गए, वेरी गुड सर, और इंडिया में एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल छोड़ गए जो कि उतने ही ग्रीडी है जितने कि ब्रिटिशर्स थे। तो क्या फायदा हुआ तुमको? Oh, I hope you are understanding. So, what is British rule bad? Why is the British rule bad? Because वो human dignity को, वो human rights को respect नहीं कर रहा. Now, please understand when I'm taking you to the concept of self rule. Swaraj, Gandhiji says, is not replacing the English sahibs with Indian brown sahibs, as that is tantamount to English rule without the Englishman, of wanting the tiger's nature but not the tiger, of making India English. When that happens, it will be called not Hindustan but Englistan. In other words, कि ये ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं है, ये उस टेंडेंसी के खिलाफ है, ये उस तरीके के, उस पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का हक मारता है, जब वो उसकी राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, जब वो अपनी ड्यूटीज नहीं करता, जब वो अपने अंदर के दुश्मन को सप्रेस नहीं कर पाता, जब वो अपने अंदर की टेंडेंसीज ऑफ पावर, एनक्रोचमेंट, डिस्ट्रॉइंग अदर्स राइट्स को डोमिनेट नहीं कर पाता, जब वो अपने आप पर राज और कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वो स्वराज नहीं कर पाता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what this Swaraj is. Swaraj is not on the basis of British, French, Dutch, American, Chinese, Pakistani. No. It is a concept जहां एक इंसान दूसरे इंसान को, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को रिस्पेक्ट करे, उसकी ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज उसके तरफ अपने आप निभाए, दूसरे वाला अपनी ड्यूटीज निभाए, राइट्स will automatically come out of this kind of an arrangement. So we should understand गांधी जी like गांधी जी should be understood, because हम लोग अगर गांधी जी को इस स्पीड पे समझेंगे कि यार ये ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जितना समझना हो उतना समझ लो, it won't do the purpose which is required to be done. So let us understand again, coming back to Modi ji, and herein we will go in far more detail of understanding each of these parts. So let us go with Swaraj again. सेल्फ रूल, हेयर व्हेन वी आर सेइंग कि हम बोल रहे कि ये है इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल है उसके मन में है बहुत सारे गलत गलत चीजें। कैसा सर? पावर, एक्सपेंशन, ग्रीड, वायलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको सप्रेस कर दो और अपने आप पर काबू रखो, स्वराज करो। ओके, इन अदर वर्ड्स, तुम ऑटोमेटिकली you will start respecting the rights of other fellow human beings. तुम अपनी ड्यूटी अदा करो, सामने वाला अपनी ड्यूटी अदा करेगा, राइट्स को ढूंढने के लिए कोई भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी। अ वेरी ह्यूज थॉट, और क्या ये गांधी जी का अपना थॉट प्रोसेस था? आई एम श्योर दैट वी विल फॉलो इट अप इन वेरियस अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो। सो लेट अस नाउ लुक एट विवेकानंद साहब। ओके, स्वामी विवेकानंद का थॉट ऑफ प्रोसेस आई विल कोट इट, तो इसको समझने का मौका है। ऐसा शायद तुम फिर कभी पहले पढ़ोगे नहीं, और पता नहीं तुमने PSIR पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट जो लोगों ने पढ़ा होगा यू विल अंडरस्टैंड दिस फार बेटर। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो एंड आई कोट विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सेज, liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well-being. Where it does not exist, the man, the race, the nation must go down. Wait my friends, इसको इतनी जल्दी मत पढ़ो, वर्ड समझने की कोशिश करो। Where it does not exist, man, race and the nation must go down. Caste or no caste, creed or no creed, any man or class or caste or nation or institution which bars the power of free thought and action of an individual, even so long as that power does not injure others, is devilish and must go down.
अगर तुम इसको इन द रियल स्पिरिट समझने की कोशिश करो तो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी मेजर ऑब्जर्वेशन याद आ जाएगी. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मनेका गांधी केस ऑफ 1978 and the Francis Curale Mullen case A of versus the Union Territory of Delhi said a very beautiful said life is not merely living, it is living with choice and dignity. Human beings are not supposed to be understood only as people or as so-called living organisms जो कि सांस अंदर लेते सांस बाहर छोड़ देते, ऐसा थोड़ा ना होता. There has to be choice and dignity. Choice and dignity, the word life कहाँ से इमर्ज हो रही है? सर वो लाइफ कहाँ पढ़ा था तुमने? ओहो, सब याद आ गया. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से Article 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. क्या कनेक्शन है? मैथमेटिक्स हो तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्या को? क्योंकि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी यहां पर है और वर्ड लाइफ यहां यूज किया हुआ है. तो आर्टिकल 21 एक्चुअली इंश्योर्स दैट वी आर लिविंग लाइफ एंड नॉट मियरली लिविंग. और अगर आर्टिकल 21 फॉलो हो रहा है तो हम लाइफ वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी को फॉलो कर रहे हैं. तो एक क्वेश्चन आया था तुम्हें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में that in terms of Indian polity, what would be your best definition of the word liberty? Positive liberty. Positive liberty का concept था वो. Because you should be given the best opportunity to develop yourself. अगर एक human being को, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ. एक ह्यूमन बीइंग है, यार ह्यूमन बीइंग क्या बोलूं, एक पर्सन है, वो अपना उसका बच्चा है, ओके, उसका एक छोटा सा बेबी है, उसका एक छोटा सा बेबी, इसको पीट नहीं रहा, वो इसको मार नहीं रहा, इसका मर्डर नहीं कर रहा, इसको रूम में बंद करके नहीं रख रहा, लेकिन इसको एजुकेशन नहीं दे रहा. इसको बोल रहे हैं यार तुम ना घर पे सफाई करो, यार तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करो, ओके, तुम कुछ डेवलप मत करो, वो म्यूजिक सीखना चाहते हो, ना 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 ये सब मत करो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम घर पे बैठे रहो. तुमने किसी को मारा नहीं, तुमने किसी को कस्टडी में नहीं रखा, तुमने किसी की तरफ वायलेंस नहीं किया, बट you did not give him choice, you did not give him dignity, you did not give him liberty. Practically, my friend, you have not caused any so-called overt harm, but Swami Vivekananda says it is still as devilish as possible. So look at, try and understand क्या connection होती है between the various philosophers and political thinkers and spiritual men and women around the world and the observations of the Honorable Supreme Court. हर चीज को आप एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से कनेक्ट कर सकते हो. अब ये मौका है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी to read Swami Vivekananda's observation yet again. If you understand this, it will be beautiful. Liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well-being. Where it does not exist, the man, the race, the nation must go down. Caste or no caste, creed or no creed, any man or class or caste or nation or institution which bars the power of free thought and action, liberty of an action, even so long as the power does not injure others, is devilish and must go down. This is so beautiful the way here is. लेकिन स्वामी विवेकानंद, अगर आपने कभी स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी, अ मैसेज टू द यूथ ऑफ द नेशंस में बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, जो कि इसमें वर्ड यूज किया कि अपने कर्म करो. When I say karma, okay, it has, मैं फिर बोलता हूँ, let us not lose the real concept of the word in अनुवाद, or don't the so-called lost in translation. कर्म is not काम करना, it's not action only something, it is कामना भावना साधना के साथ काम करना. A particular way, a particular spirit, जिसमें unselfish human tendency हो कि मैं दूसरों की मदद करूं बाय रीचिंग आउट. सो ये सर्वे भवंतु सुखिना वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप होती है. स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सांझा चूल्हा जिसे बोला जाता है, सो कॉल्ड
okay, is by helping each other. The more I help others, alright, more I will bear the rewards of it. अब ये पैराडॉक्स सिचुएशन होती है, ओके, जैसे हम बोले यार ये क्या बात हुई यार कि मैं किसी और की ज्यादा मदद करूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः is based on the concept that life is not based on a zero sum game. मैं जीता का कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता कि तुम हारे, ओके, एटलीस्ट हमेशा नहीं होता. It is usually to be understood that in a community it can be a win-win situation. And this is what Vivekanand ji says, a very beautiful say. He's insisted that with this freedom came an obligation. With this freedom, as in your right to live with choice and dignity, comes with an obligation to help others by attaining through unselfish work, karma yoga, a stronger community. So, and I will quote Vivekanand ji again, okay, that the idea is we have to harmonize the needs and obligations of, I quote, individual and community. तो तुम्हें भी घर चाहिए, मैं मालूम है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. कॉन्सेप्ट ये है कि द मोस्ट डेंजरस नेबरहुड, सबसे खतरनाक नेबरहुड वो होता है जहां पर सिर्फ तुम्हारे पास रिसोर्सेस हो, सिर्फ तुम्हारे पास रिसोर्सेस हो, तुम्हारे आजू बाजू किसी के पास रिसोर्सेस ही ना हो. अरे बहुत डेंजर है. तो एक जाके बोला यार मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस है, मेरे पास देखो सोना चांदी हीरा मोती. बेटा तेरे आसपास लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, एक दिन बगावत होने वाली, बड़ा प्रॉब्लम होने वाली. द आइडिया इज वी हैव टू एंश्योर that we share a common destiny. We are a part of the society. There's a shared destiny. It is not a common destiny. It's a shared destiny. I'm sorry, I use the word common destiny. Shared destiny. तो मैं अपने सोसाइटी से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, मैं अपने देश से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. एंड द पॉइंट हियर इज कि ऐसा इसका मतलब नहीं है कि मैं अपने इंडिविजुअल कोई भी राइट्स को इंश्योर ही ना करूं, रिसोर्सेज को रखूं ही ना, लेकिन होड़ ना करूं. मैं किसी और का हक उस हद तक ना मारने की सोचूं कि भैया वो बगावत पे आमादा हो जाए. सो लेट मी कोट दिस लाइन एज अ ब्यूटिफुल थिंग. हम तो लॉयर्स हैं, हम लोग तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ते हैं, कहाँ हम और कहाँ ये. तो कितने अच्छी तरह से स्वामी विवेकानंद बोलेंगे और हम सिर्फ सुनेंगे. बताओ जी. ऑलराइट. So the individual's life is in the life of the whole. The individual happiness is in the happiness of the whole. Apart from the whole, the individual's existence is inconceivable. This is an eternal truth and is the bedrock on which the universe is built. To move slowly towards the infinite whole, bearing a constant feeling of intense sympathy and sameness with it, being happy with its happiness, being distressed in its affliction, is the individual's sole duty. Not only is it his duty, but in its transgression is his death, while compliance with this great truth leads to life immortal. तो जिसको हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना माय फ्रेंड्स, वो प्योर कॉमन सेंस है. एक जिसको मैंने अभी बोला, अब यार मैं कहाँ तक देखूं, ओके रुको यार, देखने से मेरे को याद आया, इसको पहन लेते. ओके, मेरे को कहाँ तक दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है एज अ लॉयर, एज अ मैन ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग. मैं सोच रहा हूँ मुझे सोसाइटी दिख गई, कंट्री दिख गई, गांधी जी स्वामी विवेकानंद को यूनिवर्स दिखाई देता है. या जो लॉजिक यहां तक है ना, वो लॉजिक एक्सटेंड भी किया जा सकता है. तो जब हम बोलते हैं वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सारी जो वो शाहरुख खान साहब एक पिक्चर में बोलते हैं कि किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो उसको इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे तुम्हें देने को राजी हो जाए. ऐसे पाउलो कोएलो ने सेम ही लाइन बोली थी, वही भी शाहरुख खान साहब ने हिंदी में बोल दी थी. लेकिन द एंटायर कॉन्टेक्स्ट हियर इज दैट व्हेन द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, यानी कि वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. यस, मैं तो कंसीव नहीं कर पाता, बट आई एम श्योर दैट इज करेक्ट, बिकॉज अगर मैं सेम चीज को अपने विलेज से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने शहर से, अपने सोसाइटी से, अपने कम्युनिटी से, अपने कंट्री से, अपने वर्ल्ड से रिलेट कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको रिलेट कर सकता हूं. तो आप कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जाम्पल ले लो. ओके,
If it wasn't it your duty or wasn't it the duty of one country to ensure कि वो फैले ना? लॉकडाउन क्या था? What was lockdown? Lockdown was an imposed, but it was actually a duty structure कि यार मेरी वजह से किसी और को कोविड ना हो. ओके अगर ये हर एक केस से सोचने लग जाए ऑटोमेटिकली हमारा राइट टू हेल्थ विल गेट प्रोटेक्टेड. और अ ब्यूटीफुल थॉट. अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मैंने अपना काम कर दिया, वरना रट लेना, क्या फर्क पड़ता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो अगेन आई हैव टू कोट दिस पार्ट दैट द पॉलिटिकल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच टैगलाइन था द फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो लेट अस नाउ कोट दैट स्वराज, ओके, as a sort of European idea, in the words of Sri Aurobindo, as a political liberty for the sake of political self-assertion will not awaken India. So अगर मैं फिर यही बात बोल रहा हूं कि अगर तुम स्वराज को सेल्फ रूल बोलते, वो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है. क्या द कॉन्टेक्स्ट हियर इज, ये इसको इसीलिए लैंग्वेज की प्योरिटी में समझना बड़ा जरूरी होता है. दैट इज व्हाई आई टेल एवरीवन कि जो भी टॉपिक होता है उसको उसके एसेंस में समझने की कोशिश करो. द मोमेंट आई कॉल अहिंसा एज नॉन वायलेंस, ये कुछ और बन जाता है. इट इज नॉट दैट एट ऑल. वैसे ही सेल्फ रूल इज नॉट स्वराज. सेल्फ रूल कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्ट्रगल अगर हम यूरोपियन कॉन्सेप्ट बोलेंगे, बट जैसे वर्ड इन स्वराज है, इट इज अ फार बिगर स्पिरिचुअल मीनिंग देन द मियर थिंग. सो वो तुम ऐसे सेल्फ रूल बोलोगे, ओहो अंग्रेज तो भारत छोड़ो, तो अंग्रेज तो भारत छोड़ गए. सो 1947 में जब ब्रिटिशर्स चले गए, क्या उसके बाद कहानी खत्म हो गई? अरे नहीं बाबा, कहानी तो वहां से स्टार्ट हुई है और वो कहानी करनी बाकी है. सो एन आइडियल फॉर, एंड आई कोट, ट्रू स्वराज फॉर इंडिया मस्ट डिराइव फ्रॉम द वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लिबरेशन. तो जब तक मैं उस लैंग्वेज को नहीं समझने की कोशिश करूंगा ना, it will not be understood properly. So let us look at Indian philosophy and we will follow Sri Aurobindo. I think one of the greatest of philosophers, greatest of spiritual leaders, and a nationalist combined into one. Sri Aurobindo was a classical example. So let us follow the entire thing. तो वैसे तो जो इन लोगों से मुझसे PSR पढ़ा हुआ, हम लोगों ने श्री अरबिंदो के बारे में इतना कुछ पढ़ा हुआ, बट फिर भी दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई कोट, बाय लिबर्टी वी मीन the freedom to obey the law of our being, to grow to our natural self fulfillment, to find out naturally and freely our harmony with our environment. The dangers and disadvantages of liberty conceived in the limited Western sense are obvious, but they arise from the absence or defect of the sense of unity between individual and individual, between community and community, which pushes them to assert themselves at the expense of each other instead of growing by mutual help. If a real, a spiritual, and psychological unity were effectuated, liberty would have no perils and disadvantage. For free individuals enamored of unity would be compelled by themselves, by their own need, to accommodate perfectly their own growth with the growth of their fellows and would not feel themselves complete except in the free growth of others. Human society progresses really and vitally as the law becomes the child of freedom. Oh, क्या बात कर रहे हो? Yes, as the law becomes the child of freedom. अभी तक अगर हम यूरोपियन या अमेरिकन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फ्रीडम इज बिकॉज ऑफ लॉ. Law is merely an offshoot of the natural obligations जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ रखता है. So now you are understanding this in a very, very, very different context. It will reach its perfection when man, having learned to know and become spiritually one with his fellow man,
the spontaneous law of a society exists only as the outward mold of a self-governed inner liberty. लॉ एक स्पिरिट है। तो अगर आप डाइसीज रूल ऑफ लॉ को देखो, तो मैं कहां कहां से कनेक्ट कर रहा हूं यार, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। डाइसीज रूल ऑफ लॉ में एक लास्ट वर्ड है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो मैं हमेशा ये कोट करता हूं कि हमारा जो अंदर का स्पिरिट है ना, उसको हमने दबा के रखा हुआ है। ओके, वो दबाया हुआ है, कभी कभी दबा देते, कभी कभी दब जाता है, पता नहीं जो मर्जी। लेकिन जो एक्चुअली इंसान है, उसको जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि नहीं यार, वी आर वन, वी आर अनदर, बट वी आर पार्ट ऑफ द होल, हम एक दूसरे से अलग होते हुए भी साथ में, देन लॉ इज मियरली एन ऑफशूट ऑफ दैट इनर लिबरेशन। लॉ को फिर अबाइड कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, मैं अजल से बंदा ये इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं। मैं अजल से, फॉर टाइम इमेमोरियल, आई एम अ पर्सन ऑफ लव। वो हमारा इनर स्पिरिट है। दैट इज व्हाट गांधी जी इज स्पीकिंग अबाउट। So the context here is, again Gandhiji agreed with this, but insisted that freedom as Swaraj would come only through acceptance of considerable personal and political obligation that involved enormous self-sacrifice and social service. Says to blame, and he quoted, मतलब थोड़ी देर यार तुम्हें घबराहट नहीं होती? Gandhiji himself, the father of the nation, the man who was leading the national freedom struggle, he says that to blame the English is useless. Okay. They will either go or change their nature only when we reform ourselves. We shall become free only through suffering, because Swaraj has to be experienced by each one for himself. It can be achieved only through commitment to the cause of freedom. So, and I quote finally, it is our duty to say exactly what we think and face the consequences. So when I understand the entire context, then I follow these points of Gandhiji, and he said Gandhi's position is that civil rights and liberties must be grounded in a prior sense of civic duty. If not, they may either remain dormant among an ignorant and apathetic population, or assume a dangerous attitude in a democracy, which is popularly or rather infamously called by Glendon as hyper individual. So the point here is, जैसे जैसे हम लोग इंसुलेट होते जाएंगे, अपने आप को rather island में डालते जाएंगे, and this is happening not only in the country my friends, it's happening in the society, it's happening in the family. तो एक एक टाइम पर जो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट था, वेयर वी वर पार्ट ऑफ द होल, तब इतना बुरा नहीं लगता था। आज धीरे धीरे तब एक साथ पूरा का पूरा तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सुनोगे, दैट वो पूछेंगे या दादाजी से पूछोगे तो बोलेंगे सब पूरा मोहल्ला साथ में बैठता था। तब किसी को सो कॉल्ड अपना टेरिटोरियलिटी की लड़ाई नहीं होती थी। फिर बोला कि अब नहीं साथ में रहेंगे, लेकिन ज्वाइंट फैमिली साथ में रहेगी। अब ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रहते, अब न्यूट्रल फैमिलीज है। तो न्यूट्रल फैमिली में भी पापा मम्मी बेटा बेटी अलग अलग। ओके, सो किससे अलग हो रहे हो? The point here is that you are becoming, the more you are becoming so-called alag, the more you are becoming hyper individual, you are forgetting your duties. And this is what when Modi ji is speaking about the entire context. So जब मैं इस concept को समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे इस context को समझना उससे ज्यादा जरूरी है। That we are, what Modi ji is saying is actually understanding from the Gandhian thought, from Sri Aurobindo's thought, from the Vedantic tradition, from Swami Vivekananda's thought process. So can we understand कि it has little backing from the law? अगर है भी, तो फिर the time has come to change the law. Is that the point? Because law has to be doing something to meet the aspirations of the society. Society's aspirations has to come from the DNA of the society. The DNA of the society has to come from the tradition or the history of the society. The history of the society is what I just told you, is what Gandhiji is explaining, what Swami Vivekananda is explaining, what Sri Aurobindo is explaining.
I hope you are understanding the thought process. And then when you start deciding this, rights and duties in the so-called European concept or the American concept, there is a chance that, as I said, you are missing the real aspect in, or rather you're losing it in translation. तो फिर भी देखते हैं, यार हमें कौन पूछ रहा है? नहीं नहीं, आप एमए बोल रहे हो सर, आपको कौन पूछ रहा है? यार मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकता, मेरे से विचार व्यक्त करो। हम तो भोले भाले वकील है, हम सिर्फ बोलेंगे अपने विचार। So let us quote Sri Ravi Shankar Prasad, okay, the Union Law Minister says, and I quote, let us all remember our fundamental duties in the same way as we remember our fundamental rights. More things change, more they remain the same. मतलब actually for most important मुझे ऐसा अचानक याद आ गया, so मैं थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा. So even the Honorable the Chief Justice of India, okay, Chief Justice of India Bobde, who was at that time when as the Chief Justice of India, he said real rights, and I quote, real rights are a result of the performance of duty. चाहे तुम एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज समझो, चाहे तुम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन समझो, तुम्हें गांधी जी का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें स्वामी विवेकानंद दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें श्री अरबिंदो दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें वेदांतिक ट्रेडिशन समझ में आ रहा होगा, तुम्हें द वननेस ऑफ मैन विद सोसाइटी, वननेस ऑफ मैन विद यूनिवर्स दिखाई दे रहा होगा. क्या सॉलिड इंटरलिंकिंग है यार, किस किस से ढूंढोगे? द प्रॉब्लम हेयर इज कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इससे तुम भाग नहीं सकते. अगर तुम भागोगे तो तुम बिखर जाओगे. Yes, I hope you are understanding. So the moment a country or society differs or tries to deviate drastically, or rather deviate भी नहीं है, okay, it is they lose track of their existing ideology, there is bound to be a trouble. तो संभल जाओ हिंदुस्तान वालों, मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वी अंडरस्टैंड दैट वेयर डू वी कम फ्रॉम, जहां कर्तव्य, कर्म, ये वाले कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा किया गया था. अब यहां पर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्योंकि जो ऑथर ने इसमें आर्टिकल में बोला, उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी को नहीं चैलेंज किया, उन्होंने हमारे लॉ को बोला. सो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें 1976 में जाना पड़ेगा. अब क्या होता है मालूम है क्या, कि पॉलिटिक्स भी अपने आप में इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. पॉलिटिक्स को बोला जाता है इट इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, ओके, रादर डिप्लोमेसी होती है, बट पॉलिटिक्स इज ऑल्सो प्रैक्टिकली एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. बिकॉज द सीन हियर इज 1976 was the middle, was somewhere in the middle of 25th June 1975 and 21st March 1977. सो मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सो कॉल्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ओके, अब उसी को आर्म्ड रिबेलियन बोला जाता है. तो मैडम इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह के हेडिंग में चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया स्वरण सिंह कमेटी. तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की, पहले 8 रिकमेंडेशंस की गई, बाद में 10 ड्यूटीज बना दी गई, ओके. ये 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का पार्ट बना. तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी में, जबकि उस टाइम के द हुज हू मेंबर्स थे, सो दे सेड दैट द टाइम हैज कम टू गिव, एंड आई कोट अगेन, reminders to the citizens of India that they have duties towards the nations also. So just don't keep demanding rights, make sure that you have duties also to be followed. और वो कॉन्सेप्ट आया विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which was Article 51A of the Constitution, which gave what are called as the fundamental duties. So the entire context of understanding this entire scenario over here is that fundamental duties को non-justiciable रखा गया. मतलब non-justiciable. So पहले I hope you understand 10 fundamental duties थी, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से द 11th फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, जब वाजपेयी साहब की सरकार थी तब रखा गया, ओके. सो दैट वाज द के, आर्टिकल 51 कैपिटल ए स्मॉल के. सो वो 86 अमेंडमेंट से 11 फंडा, तो आज के डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. द पॉइंट यहाँ पर जो सिनेरियो है, द पॉइंट यहाँ पर ये है
कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल रखेगी। अब बहुत सारे लोग हैं ना, नॉन जस्टिसिएबल नहीं समझ में आता। नॉन जस्टिसिएबल, अरे यार नॉन जस्टिसिएबल नहीं समझते, जस्टिसिएबल समझ लेते, हाँ वो इजी हो जाएगा। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर ये ड्यूटीज वायोलेट हुई या फिर नॉन परफॉर्मेंस नॉन कंप्लायंस से हो गई, तो यू कैन गो स्ट्रेट टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिट्स और एनफोर्सेबिलिटी। सो ये नॉन एनफोर्सेबल थ्रू द रिट कोर्ट्स थे। ओके, तो ये क्या थे? अरे ध्यान से सुनो, ये क्या थे? ये रिमाइंडर्स थे। अच्छा, तो ये रिमाइंडर्स थे। इन अदर वर्ड्स, ये रिमाइंडर्स थे। ये जो आखिरी लाइन थी ना, इसको याद रखना, ये गोल्डन वर्ड्स में था। रिमाइंडर्स थे का मतलब होता है ये रिमाइंडर्स थे। अच्छा, नहीं नहीं, इसका कहने का मेरा मतलब कुछ और था। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स विज़ फंडामेंटल ड्यूटीज में जमीन आसमान का फर्क है। फंडामेंटल ड्यूटीज केवल रिमाइंडर्स थे। ये फंडामेंटल को ज्यादा टेंशन मत लो, दीज वर नॉन जस्टिसिएबल। ऑन द अदर हैंड, फंडामेंटल वर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स वर्ड है, ये जो फंडामेंटल राइट्स वर्ड है, ये जस्टिसिएबल है। मतलब ये करीब करीब हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, बट गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इन द सेंस दैट अगर ये वायोलेट हो, अब्रेज हो, कॉन्ट्रावीन हो, तो तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर वेरियस आर्टिकल्स ऑफ 226 और 32 रिस्पेक्टिवली। सो यहां पर जस्टिसिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ड्यूटीज, अब ध्यान से सुनो, अब ये अजीब होगी। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, बट नॉट ऑन द सेम फुटिंग और ऑन द सेम प्लेसमेंट एज दैट ऑफ द राइट्स। राइट्स को जस्टिसिएबल रखा गया और ड्यूटीज को जस्टिसिएबल नहीं रखा गया। गड़बड़ हो गई ना। सो फंडामेंटल राइट्स have been a part of the Constitution since it first came into force in 1950. It is arguably the most important part of the Constitution, etc. etc. Fundamental rights are guaranteed by the Constitution. They cannot be taken away from the citizen, not even by law. अब ऑथर यहां पे बोलने की कोशिश करे, इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट मोदी आर्ग्यूड, द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉर्ड्स दीस इन द एब्सोल्यूट सेंस विदाउट देम बीइंग कंटिंजेंट ऑन एनी ड्यूटीज। मैंने अभी अभी बताया था, फंडामेंटल राइट्स आर justiciable, they are apps under the guarantee of the constitution. Gautam Bhatia, a constitution scholar, while talking the fundamental rights, says one did not have to successfully perform any duty to qualify as a rights bearer. Simple सी बात है, it comes automatically, it is a product of the constitution itself. It is not even a product of the constitution, it is a recognition by the constitution of the rights which actually ensures human existence. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इसको किसी और दिन क्लास में करेंगे। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इज द वन विच के लिए मेरे को राइट ड्यूटी करेगा तभी मेरे को राइट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सो दे आर जस्टिसिएबल and you can go to the Supreme Court, etc., if my rights are violated. As the context here suggests, or what is the context of the article suggests, the context of the article here is suggesting कि क्या इस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या मोदी जी ये बोल भी रहे हैं कि पहले ही हमें बवाल मच गया, क्या मोदी जी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऑथर को लग रहा है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को या फिर इन ड्यूटीज को जिनको आज तक जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया उनको जस्टिसिएबल बना दिया जाए, क्या ऐसा बोला जा रहा है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट. So while both rights and duties exist in the Constitution, the idea of connecting them does not. When the Constitution came into force in 1950, duties did not exist. Actually, ये fundamental duties का concept एक socialist countries के concept है. यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में था, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में था. लेकिन as the word here is, okay, विनीता कृष्णन का concept here says that we, and I quote, we find no evidence that remotely suggests that the framers of our constitution seriously considered adopting something that resembled fundamental duties. तो ये मैंने तुम्हें पहले हिस्ट्री बता दी कि अगर फाउंडिंग फादर्स ने फंडामेंटल ड्यूटीज रखनी होती तो पहले दिन ही रख लेते, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये 1976 दैट पीरियड ऑफ इमरजेंसी का प्रोडक्ट था. एंड एज आई टोल्ड यू,
कि पॉलिटिक्स फनी हो जाती है एट द टाइम्स, एट सम टाइम्स इट प्लेज रोल as required. It's an art of possibility. फिर से Samuel Moen, the professor at Yale Law School, says, he says, it would be a grievous mistake, and I quote this part, word बड़ा खतरनाक है. It would be a grievous mistake to insist that the enjoyment of rights ought to depend on assumption of duties first. However, he says, it is undeniable that the rhetoric of duties has often been deployed euphemistically by those whose true purpose is a return to tradition won by limiting the rights of others. Up, I have no objection to this part and I be absolutely context on this part. क्योंकि ये जो राइट्स की लड़ाई है ना, ये राइट्स की लड़ाई नहीं है, ये पावर की लड़ाई है. ये अब मतलब कुछ भी है ना, मतलब कुछ तो खेल खेलना ही है. नहीं यार, सुना करो मेरी बात, मेरे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला का तुम ऐसे मत बोलो. तो जो स्टेट है ना, स्टेट वो हमेशा बोलता है आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर. क्या? ये दिल, आई वॉन्ट मोर. क्या? पावर. तो स्टेट हमेशा कोशिश करेगा दैट इट विल रिक्वायर और इट विल गेट मोर एंड मोर पावर. लेकिन जो इंडिविजुअल है वो अगर इस मोर एंड मोर के विक्टिम बन गया ना, तो ये इंडिविजुअल की ह्यूमन एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. इसीलिए द मॉडर्न डेमोक्रेसीज इज बिगिनिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट ने फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए कि तुम मोर एंड मोर मत चलाओ यार सारा टाइम, मोर मोर मोर. क्या मोर मोर मोर? ओके, हम तुम्हें एक लिमिट तक पावर देंगे. ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते. ये फंडामेंटल राइट्स है. तो स्टेट का ये जो मोर मोर वाला आलाप था ना, ये रुक गया. तो बोला ओहो, तुम जहां मर्जी तक पावर ले लो लेकिन तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते. दिस विल डिफाइन द लिमिट ऑफ योर पावर. बहुत बढ़िया कर दिया सर, बहुत मजेदार. अब स्टेट बेचारा परेशान. ओके, स्टेट मेरे पास आया, बोला स्टेट क्या करूं मैं जिससे कि ये जो लिमिट है इसको मैं तोड़ दूं. भाई तोड़ नहीं सकते. क्यों नहीं तोड़ सकते? बिकॉज तुमने वायोलेट किया, ब्रेच किया, कॉन्ट्रावीन किया, तो तुम सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट की सो कॉल्ड डांट खाओगे. ओके, बिकॉज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज आर जस्टिसिएबल, दीज आर अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओहो, स्टेट क्या बोल सकता है? अब सैमुअल मॉन सेज कि यार एक तरीका है. क्या तरीका? कि इस राइट को कोरिलेट कर दो ड्यूटी से. हाँ, कि भाई तुम एक्स अमाउंट ऑफ ड्यूटीज करोगे तो तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ राइट्स मिलेंगे. ओहो, अब एक्स अमाउंट ऑफ ड्यूटीज तुमने किए या नहीं किए ये स्टेट डिसाइड करने लग जाएगा. तो स्टेट बोलेगा ना यार मजा नहीं आया, ऐसे करो हाफ एक्स किया है तुमने, करना 1x था, तो ऐसे करो आज से तुम्हें हाफ एक्स मिलेंगे. तो तुम्हें मालूम है एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया तुम्हारी लाइफ में एंटर करने का. ओहो, विच सैमुअल मोहन सेज कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. तो ये सैमुअल मोहन सेज कि दिस कैन बी अ सो कॉल्ड गोल तरीका घुमा के बाईपास करके टू गो एंड take the so-called sanctity, the so-called guaranteed rights of the citizens. लेकिन ऐसा क्या बोला जा भी रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? So the point here is that we have really not understood this concept until and unless we really understand what the government is planning to do. Okay, so this is not Gandhiji's concept at all, and Raghavan Iyer says कि दिस इज नॉट व्हाट इंडियन ट्रेडिशन इज ऑल अबाउट. ये आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज कर सकते हो. वेयर एज वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म इमर्ज इन मॉडर्न अर्बन सोसाइटी एंड इज बाउंड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स, गांधीजी's इंडिविजुअलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और नेचुरल ऑब्लिगेशन. तो यहां पर हमें ये सब नहीं करना है यार. ये पावर है, तुम मेरे को खा रहे हो, तुम मेरे को एनक्रोच कर रहे हो, ये सब छोड़ दो इसको. हम तो खुद ही ये चाहते थे that for the time being, let us just perform our duty, not because somebody is forcing, not because somebody is trying to encroach, but for the fact of the matter that the time has come that we observe that we as individuals
are a part of a whole system, whether it is society, whether it is a state, whether it is the world, for that matter, the universe. कमाल की बात देखो, ये जो हमने इतनी बड़ी डिस्कशन करी, ओके, और जो इतना बड़ा टाइम पास हम करने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था, और ये एक्चुअली तुम्हारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी है. अब देखो तुम्हें मैंने कहां से कहां पढ़ा दिया. सो इट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल and hence independent of societies and duties. Rights, not duties, are important for the advancement of the personality of the citizen. Duties, not rights, are important for the stability of the state. और आंसर्स आर राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. अब तुम बोलोगे सर राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, पॉइंट समझा करो, वर्ड को समझो. राइट्स आर डिपेंडेंट ऑन ड्यूटीज? Certainly not. Rights are only going to be given when duties are performed? Certainly not there. Fundamental rights are justiciable, fundamental duties are non-justiciable. Is that correct? Absolutely correct. But are they correlative? Certainly. मैं सिर्फ राइट्स मांग ही नहीं सकता, बिकॉज एक्चुअली राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. The difference over here is what the author is trying to bring. But are you sure that this is what Modi ji is actually saying? Or is Modi ji reminding us of the Gandhian thought process? This is something that is open to interpretation. अब मेरी कौन सुनता है? मेरे थोड़ा ना कोई सुनता है. तुम ऑथर्स की सुन रहे हो, सुन लो, हम तो एडिटोरियल कर रहे थे. सो आंसर्स तब तक के लिए रेडी है. सो कमिंग डाउन टू द लास्ट पार्ट, एंड मेरे ख्याल से मैं फिर भी यही चाहूंगा कि जितना हम गांधी जी को समझने की कोशिश करें, उतना हम और इन डेप्थ जाएंगे, और हम आदर से हमारा सर झुकता चले जाएगा कि इतना इतना वाइज आदमी भी इस दुनिया में आया था. बट ही सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. ही सेड इवन व्हेन यू लुक एट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ स्पिरिचुअल. He said political independence is also incorporated in the guarantee of individual rights. He said that सत्याग्रह, इस पर मैं एक पूरा एक क्लास पढ़ाऊंगा कि what is सत्याग्रह, जो सत्य का आग्रह. So what is सत्य over here is also a new method of defending rights. But is it only merely asking for rights, or is it performing your duties such that rights come out as an end result automatically? So for the time being, yes, there is no constitutional backing. I understand why, because it is not justiciable. But is that what our honorable prime minister is saying, or is it just a call to us Indians that please remember where we come from? Please remember the concept of Sri Aurobindo. Please remember the concept of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and our ancient civilization. So this is the entire way of how you study subject. मैंने इतने छोटे से टाइम में तुम्हें राइट्स और ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट बता दिया. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हें समझ में आ गया. ओके, ऑल्सो तुम्हें पीएसआईआर का गांधीयन थॉट प्रोसेस भी समझ में आ गया. आई एम श्योर you must have appreciated कि सब्जेक्ट पकड़ते कैसे. Okay, but obviously it will require a whole new dimension for me to teach you. Okay, so if you want to join for comprehensive polity, comprehensive governance, complete international relation, or for PSI or optional, everything under one roof, सिर्फ तुम्हें मेरा एक कोड यूज करना है, SIDLIVE. You will get an immediate discount and you will be a part of Team Set Live. I am sure Team Set Live ने जिस तरह से इस बार परफॉर्म किया है, उससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे in the coming years. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.